नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। हिंदी साहित्य की इस क्लास में हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को रेगुलर किया जा रहा है। इससे पहले 5-6 क्लासेज हम हिंदी साहित्य लेखन परंपरा पर लेकर आ चुके हैं। जैसे हमने गारसा दत्तासी को पढ़ा, शिव सिंह सेंगर को पढ़ा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को पढ़ा, मिश्र बंधु को पढ़ा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ा। साथियों, उसी कड़ी में आज हम चर्चा करेंगे एक नए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साथियों, मैं आपको बता दूं, ये क्लास आप सभी के लिए निःशुल्क रहती है और संपूर्ण हिंदी साहित्य और व्याकरण, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल की DSSB या MRS KBS की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT, या फिर आप किसी भी RPSC BPSC UPSC कहीं किसी भी क्षेत्र में अगर आप हिंदी पढ़ रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए उपयोगी है। तो आप सभी का इस क्लास में सादर स्वागत। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, आज हम चर्चा करने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, जिनका जन्म साथियों 1907 में हुआ। सामान्य चीज़ें हैं, जिनका जन्म कब हुआ? 1907 में जिनका जन्म हुआ। जन्म स्थान भी आपसे पूछ ले जाए तो आप बता सकते हैं। इनका जन्म स्थान ग्राम छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ? यूपी में इनका जन्म हुआ। इनका मृत्यु का जो समय है, काल है, वो है 1979। कब है? 1979। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो आपको देख लेनी है और अच्छे से याद भी रखनी है प्रमुख रचनाएं। सबसे पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 में प्रकाशित हुई। हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो 1952 में प्रकाशित हुआ, और हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में। तीनों ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, तीनों से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास से कई बार प्रश्न पूछा गया है, जो कब? 1952 में प्रकाशित हुई थी। तीनों का नाम याद रखना है आपको। पहली है हिंदी साहित्य की भूमिका, साथियों, कब? 1940। दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल, कब? 1952। और तीसरी है हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। और भी अन्य चीज़ों को अपन जान लेते हैं। चलिए देखिए साथियों, द्विवेदी जी के द्वारा शुक्ल के काल वर्गीकरण में थोड़ा सा फेरबदल किया गया और हिंदी साहित्य इतिहास को निम्न 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया। हिंदी कालखंड को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 4 कालखंडों में वर्गीकृत किया। ये आपको पता होना चाहिए। साथियों, 4 जो काल हैं आप सभी के सामने हैं। उनमें से चारों कालों को आपको निश्चित रूप से याद रखना है, सारे के सारे। इससे पहले आपको यह बता देना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो 4 विभाग किए थे वो कौन कौन से नाम से किए थे, वो आपको बताना है, क्योंकि उन्हीं के नामों में थोड़ा सा इन्होंने संशोधन करते हुए बताया है। तो पहले तो इनके नाम देख लेते हैं, फिर शुक्ल जी के मैं बता चुका हूँ, आपने कमेंट्स बॉक्स में निश्चित रूप से कर दिए होंगे। देखिए, इन्होंने जो 4 कालखंड माने, वो पहला था आदिकाल, 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। भक्तिकाल 1400 से 1600 ईस्वी तक। रीतिकाल 1600 से 1800 तक। और आधुनिक काल 1800 से 1952 तक का काल इन्होंने बताया। तो 4 कालखंडों में किसने विभाजित किया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। लेकिन बात यह है कि शुक्ल जी ने जो 4 कालखंड थे वो कौन से बताए। देखिए, शुक्ल जी का जो कालखंड था, उन्होंने ये ध्यान रखना है, इस काल को तो क्या कहा था उन्होंने? वीरगाथा काल कहा था। कौन सा काल कहा था? वीरगाथा काल कहा था। और इसका जो समय बताया था साथियों, 1050 से लेकर 1375 तक बताया। हालांकि ये चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा इन्होंने जो काल बताया वो बताया था पूर्व मध्यकाल। कौन सा काल? पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इस पूर्व मध्यकाल को ही साथियों क्या कहा जाता है? इस पूर्व मध्यकाल को ही क्या कहा गया? भक्ति काल कहा गया। और इसका जो समय बताया उन्होंने 1375 से लेकर 1700 तक। कहाँ तक? 1700 तक। और इसके बाद में जो तीसरा विभाजन उन्होंने किया वो किया उत्तर मध्यकाल। कौन सा काल साथियों? उत्तर मध्यकाल। और इस उत्तर मध्यकाल को ही साथियों किस नाम से जाना गया? रीतिकाल के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? रीतिकाल के नाम से जाना गया। जिसका जो समय था 1700 से 1900। जिसका समय कितना था? 1700 से कितना? 1900 का ईस्वी उनका समय था। और जो चौथा उन्होंने जो विभाजन किया वो किया था गद्यकाल। चौथा विभाजन क्या किया? वो किया गद्यकाल। और गद्यकाल को ही आप किस नाम से जानते हैं साथियों? गद्यकाल को आप जानते हैं आधुनिक काल के नाम से। किस नाम से? आधुनिक काल के नाम से। और ये था आपका 1900 से साथियों कितना? 1984 तक का काल।
इसके बाद में आधुनिक काल के अन्य अलग अलग तरीके से विभाजन किए जाते हैं। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, इस जो वीर गाथा काल है, इस वीर गाथा काल को क्या नाम दे दिया साथियों, आदि काल नाम दे दिया। बाकी थोड़ा सा यहाँ माइनर आपको जो है ईस्वी सन में आपको देखने को अंतर देखने को मिल जाएगा, बाकी लगभग सेम बुकी पुई है। तो ध्यान क्या रखना है, द्विवेदी जी के द्वारा शुक्ल के काल वर्गीकरण, तो ये तो मैंने आपको किसका वर्गीकरण बता दिया, शुक्ल जी का जो वर्गीकरण है वो ये है। तो उसका जो संशोधन रूप है जो द्विवेदी जी ने बताया वो कौन सा है, ये वाला है। तो इन दोनों को आपको अच्छे से याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। चलें आगे, चलिए देखिए साथियों, कुछ विशेषताएं अपन देख लेते हैं। द्विवेदी जी आचार्य शुक्ल के सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं, अर्थात आचार्य शुक्ल जी ने जो कहा वो द्विवेदी जी को मानना ही नहीं था, और ऐसे ही नहीं, उन्होंने बशर्त उस पर तर्क वितर्क करके ही उस चीज़ को उसका खंडन किया है। तो ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लिया जाए आचार्य शुक्ल जी के सबसे बड़े आलोचक कौन से माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं बताओ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसके सबसे बड़े आलोचक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के शब्दों में संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं, और इसको थोड़ा सा आपको संशोधन कर लेना है। इसमें आपको संशोधन करके लिखना है, यहां से एक बार मैं देख लेता हूं, इसको देख लेते हैं अपन ना। धारणाओं एवं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। क्या किया है, उनको खंडित किया है। इन्होंने शुक्ल के वीरगाथा काल को, इन्होंने शुक्र के कौन से काल को, वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो आचार्य शुक्ल जी का जो विभाजन था उसी में से इन्होंने जो वीरगाथा काल था उसको किस नाम से चेंज किया, आदिकाल। बाकी तो पूरा ऐसे की ऐसे ही था, तो कहीं कोई समस्या नहीं थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रख लेना है। तो ये जो शब्द है साथियों, धारणाओं की जगह आप इसको कर लेना है स्थापनाओं, इसकी जगह क्या शब्द करना है आपको, स्थापनाओं। धारणाओं की जगह क्या शब्द करना है, स्थापनाओं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट, तो आपको ये वाला याद रखना है कि शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने पुकारा था, तो किसने पुकारा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको पुकारा था। इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोध और व्याघातों का युग, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये कथन पूछा गया है कि ये कथन किसका है, कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है। तो ध्यान रखना है, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का जो युग कहा है आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट करके, दोनों ही पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, एग्जाम के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि प्रदान की तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया। ध्यान रखना है, लखनऊ जो विश्वविद्यालय, उन्होंने तो कौन सी उपाधि दी थी, इनको डीलिट की उपाधि दी थी। और जो भारत सरकार है उन्होंने किस अलंकरण से इनको सुशोभित किया, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया। लेकिन इनमें से दो चीज़ याद रखनी है, वीरगाथा काल को आदिकाल कहकर पुकारा किसने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को विरोध और व्याघातों का युग भी कहा है। चलिए भाई देखिए, प्रसिद्ध कथन भी इनका, ये भी प्रसिद्ध कथन है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, और समन्वय के लिए इन्होंने किसको आधार बनाया, तुलसीदास जी को आधार बनाया। किसको आधार बनाया, तुलसीदास जी को इन्होंने आधार बनाया। तो ये कथन किसका है कि भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे, ये कथन किसका है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है साथियों, आपके जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये है कथन है। इन्होंने अपभ्रंश भाषा के कवि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है। आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिएगा। लेकिन अभी ये याद रखना है कि अपभ्रंश भाषा के कवि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि किसने माना, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना। और लास्ट है, ये गाथा को प्राकृत का एवं दोहे को अपभ्रंश का मुख्य छंद मानने वाले इतिहासकारी माने जाते हैं। अर्थात गाथा जो छंद है इसको तो कौन से में, प्राकृत में, और जो दोहा है इसको कौन से में, अपभ्रंश भाषा का मुख्य छंद मानने वाले कौन है, ये इतिहासकार हैं। ये कुछ बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से संबंधित थी। इसके अलावा जो आप सभी को एक सूचना और दे दूँ मैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ें,
पीके एडवांस साइको, ये टेलीग्राम ग्रुप भी है और इसी से आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ आपको इसकी निःशुल्क पीडीएफ भी मिलेगी और महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको समय समय पर वहाँ पर मिलती रहेगी। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।